नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 9 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसको पढ़ रहे थे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया जैसे कि टेलीग्राम, जहाँ पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है बेस्ट क्लास। और अगर बेस्ट क्लास के नाम से नहीं मिलता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग की ग्रुप की लिंक दी है, आप डायरेक्ट उससे भी ज्वाइन हो जाएंगे। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे मैंने आपको यहाँ बगल में दिख रहा होगा, इस पर आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ पूछ लीजिए, चाहे मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7 के आगे, क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, रतन लिमिटेड रतन लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50,000। 50,000 नहीं है, कितना है, 50 लेके भी है, 50 लाख है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। हर एक की कीमत 10 रुपए। तो जनरली करना क्या होता है इन टाइप के क्वेश्चन में, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा जब आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप क्या बना के बताइए, है ना। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख। कितने की इन्वाइट करिए उन्होंने, 4 लाख शेयर्स की। एप्लीकेशन फॉर 3,60,000 शेयर वेर रिसीव। All the call were made and duly accepted except the call for 5,000 on which the final कॉल ऑफ 2 रुपीज वॉज नॉट रिसीव्ड। तो ये जो 5,000 शेयर्स है, ये कॉल इन एरियर कहलाता है अपने शेयर्स की लैंग्वेज में। तो ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप पूरा चैप्टर अगर कंटिन्यूसली पढ़ रहे होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। द कंपनी फोरफिटेड मतलब कि सीज कर देना होता है 2,000 शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव्ड। तो जिसपे कि फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ था, उन शेयर्स को कंपनी ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। शो हाउ शेयर कैपिटल वेयर अपेयर इन द बैलेंस शीट। तो ये बताना है कि बैलेंस शीट में कैसे यूज होता है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013। तो आपको बनाना बैलेंस शीट के बारे में है और साथ में इसके बनाना है ऑल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट फॉर द सेम। तो अकाउंट में किस तरह से इसके लिए नोट करा जाएगा, वो चीजें हमें लिख के दिखानी है। तो बैलेंस शीट देखिए, इस बार बनानी जो होती है वो बैलेंस शीट आपको बनानी है कंपनी एक्ट के जरिए। वो आपको बैलेंस शीट बनानी है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो नियम के अकॉर्डिंग बनानी है। इसलिए आपको करना ही होगा कि आप पहले तो आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, आप बैलेंस शीट अपनी बुक में निकाल के रखिए। मैं बोल चुका हूं कि आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी किताब में दिया है, आप उस फॉर्मेट को देखो। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग से अपने को सारी डाटा की एंट्री करनी होती है। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आपको इसका करना है। पहले आपको बनाना है बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट आप हेडिंग डालेंगे, बैलेंस शीट हाईलाइटर से पेन पे आते हैं, हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट। पहले लिखेंगे किताब किसके लिए बना रहे हैं, तो बुक्स ऑफ रतन लिमिटेड। नीचे लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज ऑन। जो भी हमें तारीख अभी दी नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखा हमने। यहां लिखते हैं बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स। इस तरफ लिखा जाता है आपका नोट नंबर, इस तरफ लिखना है आपको अमाउंट। ओके, ये जो शेयर होल्डर है ये किसके अंदर में आता है, ये आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर। आप बैलेंस शीट देखिए, वहां पे आपको दिखेगा किसके अंदर में आता है। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। पहला शेयर होल्डर फंड, जो ये होगा आपका मेन हेड, इसको बोला जाता है मेन हेड, इसको बोलते हैं मेन हेड, और इसको बोलते हैं सब हेड। जिसके अंडर में आता है उसको बोला जाता है सब हेड। तो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। तो शेयर होल्डर फंड, और इसके अंदर जो सब हेड आएगा वो सब हेड आएगा आपका, ए करके लिखेंगे उसे अपन, शेयर कैपिटल। अब यहाँ शेयर कैपिटल में अमाउंट की बात आती है, तो अमाउंट हमें पता नहीं है। तो अमाउंट के लिए उन्होंने हमें कुछ बोला है कि आप अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाइए, नोट बनाइए। उस नोट, इसको नाम दिया जाएगा नोट ऑफ अकाउंट। इसको नाम बोला जाएगा नोट ऑफ अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, इन नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में आपको क्या क्या लिखना है वो देखिए। आप पहले लिखेंगे पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में आपका आएगा एक तो अमाउंट, और इधर पे भी आएगा क्या, अमाउंट। तो आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। कौन सा भी है, तो आप नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑथराइज्ड वाला। इरेज करके इसको लिख लेते हैं अपन, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं दिखा देता हूं कहां दी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल
ऑथराइज शेयर कैपिटल है 50 लाख। कितना है भैया? 50 लाख। हर एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो जो शेयर्स होंगे वो कितने होंगे? 50 लाख तो अमाउंट हो गया, हर एक की कीमत 10 रुपए। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा दूं। आपने 50 लाख अमाउंट है, हर एक की कीमत 10 रुपए, तो नंबर ऑफ शेयर जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं भैया? 5 लाख हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 5। तो ओके, नंबर ऑफ शेयर हो गए 5 लाख। तो 5 लाख से अभी मतलब नहीं, मैं आपको सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा रहा था, नंबर ऑफ शेयर कैसा आता है। तो ऑथराइज कैपिटल लिख देना आपको कितना? 50 लाख। इसके बाद आपको लिखना है सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब कि जितना कैपिटल आपको इशू करने पे आएगा। तो इशूड करने पे कितना कैपिटल आएगा देख लीजिए। इशूड जो करें वो कितने करे गए? केवल 4000 शेयर्स को करा गया है। तो मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी यहाँ काम आते हैं ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले आपने? नंबर ऑफ शेयर्स 5, मैं 50 लाख रुपए ले रहा हूँ, हर एक से 10 रुपए। तो मैं कितनी एप्लीकेशन आएगी? 5 लाख एप्लीकेशन आएगी, जिसमें से 4000 एप्लीकेशन शेयर्स को मैं क्या कर रहा हूँ? इशूड कर रहा हूँ। तो 4000 मेरे को इशू करना था। तो इशू कैपिटल देखिए मैं लिख लेता हूँ, 4 लाख, 4000 नहीं, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय हर एक की कीमत कितनी है? 10। तो ये अमाउंट हो गया आपका 40 लाख। ओके, ये हो गया। अब दूसरी चीज, आपने जो भी इशू करा है उसमें से कितने लोग को आपने, ये हैं आपके जो फुली पे करेंगे, वो है अमाउंट 3। आपके शेयर्स देखें तो कितना है? 3,60,000 एप्लीकेशन वाले आपको पे करेंगे, किसमें से? 4 लाख में से। पर इसमें से भी 5,000 जो शेयर्स हैं उन लोगों ने क्या करा है? देखिए, ऑल कॉल वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट फॉर 5,000 शेयर्स। तो इसमें से केवल 5,000 शेयर्स का जो हमें अमाउंट नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो जो अमाउंट मिला होगा वो मिला होगा 3,55,000 एप्लीकेशन का। बोलिए क्लियर है? अगर 3,55,000 का मुझे कैपिटल मिला है, अमाउंट मिला है, तो हर एक से मुझे 10 रुपए दिए जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह से हेडिंग में, सब्सक्राइब्ड एंड, जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख रहे हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। कितने लोग ने दिया है? ये दिया है आपको 3,55,000 इक्विटी शेयर वालों ने। हर एक की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो ये अमाउंट आ गया 30, यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिए, 35,50,000। बस इतना करा और कुछ नहीं करा मैंने। अब ये सारा अमाउंट मुझे मिला है, इसमें से मुझे जो नहीं मिला उसको मेरे को सिर्फ माइनस करना है और कुछ काम नहीं है। तो चलिए मैं वो करके देख लेते हैं उसका कैलकुलेशन। तो इस थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। हाँ जी, देखिए अब आगे की कहानी सुनिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि all the call were made duly received except for 5,000 shares on which the final call of 2 rupees was not received। तो मतलब हर एक से कितने मांगे थे? 2 रुपए मांगे थे, जो कि नहीं दिए। द कंपनी forfeited 2,000 शेयर्स। तो 5,000 में से केवल 2,000 शेयर्स को forfeited करा है कंपनी ने। तो मतलब कितने लोग से मेरे पैसे लेना है? मुझे 3,000 एप्लीकेशन वालों से पैसा लेना है। देखिए 5,000 शेयर्स में से केवल 2,000 वालों ने क्या करा है? forfeited करा गया है, इनको forfeited कर लिया, मतलब इनके शेयर को कंपनी ने forfeited करा, मतलब सीज करा है। तो इतने लोगों ने अमाउंट दिया होगा, और वो अमाउंट किसके हिसाब से होगा? 10 रुपए के हिसाब से होगा। तो इतनी बात क्लियर। अगर 10 के हिसाब से है तो इसको हम लिखते हैं, इसको एंट्री जो लिखी जाएगी वो ऐसे लिखाएगी, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड तो है बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। ये क्या था ऊपर वाले? फुली पेड अप कैपिटल। तो ये फुली पेड अप कैपिटल नहीं है, बस इतना सा बात है। तो ये अमाउंट कितना? ये अमाउंट आ जाएगा 3,000 एप्लीकेशंस पे 10 रुपए के हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाएगा 30 रुपीज। मैं इस तरफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी टोटल जोड़ा घटाव करना है इसके ऊपर। मैंने बोला आपको, बोला कैलकुलेशन करना है ना इस पर, तो कैलकुलेशन ऐसा करा जाएगा। इसके बाद मुझे इसमें से लेस करना होगा। लेस जो करना है वो ये कॉल इन एरियर, मतलब 30,000 में से 2 रुपए, आज 10 रुपए लेने थे ना टोटल, तो 10 में से 2 रुपए नहीं दिए। देखो लिखा है उसमें, वहां पे क्वेश्चन में लिखा है कि 10 रुपए में से कितने नहीं दिए? 2 रुपए वाज नोट रिसीव। 2 रुपए मतलब 2 रुपीज नोट रिसीव है ना। तो 2 रुपीज नोट रिसीव है, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर है 3,000 एप्लीकेशन पे 2 रुपए, 2 रुपीज, तो ये आ जाएगा 6,000। तो जो रिसीव हुआ होगा वो रिसीव 30,000 में से 6,000 नहीं मिले तो 24,000 रिसीव हुआ होगा। इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा मैंने कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको फोरफिटेड कर दिया, सीज कर दिया, तो कंपनी का फायदा हो गया। तो कितने शेयर को फोरफिट करा होगा? तो शेयर्स फोरफिटेड, 2 रुपए नहीं मिलने की वजह से फोरफिटेड करा था। अगर 2 रुपए नहीं, 2 रुपए मिलने की वजह से फोरफिटेड करा था, तो दूसरी कहानी ये है कि उन्होंने 8 रुपए तो दिए होंगे ना।
फिर से सुन लीजिए मेरी बात को, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझने वाली बात है। मैंने फॉरफिटेड करा इन लोग को, तो इन लोगों ने क्यों फॉरफिटेड करा कि 2 रुपये पे नहीं करे थे, 2 रुपीज़ पे नहीं करे थे, तो इन लोगों ने जो पे करे होंगे वो पे करे होंगे 8 रुपीज़, कितने 8 रुपीज़, 10 टोटल, 10 में से 2 नहीं दिए तो टोटल कितने पे करोगे ना 8 रुपये। तो 8 रुपये को मैंने क्या करा, फॉरफिटेड करा, तो 2000 एप्लीकेशन को 8 रुपीज़ के हिसाब से फॉरफिटेड करा गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ये आ जाएगा 2000 एप्लीकेशन को 8 रुपीज़ के हिसाब से फॉरफिटेड करा गया, तो अमाउंट आ जाएगा इसका कितना 16,000। तो टोटल मेरे पास क्या हो गया अमाउंट, 24,000 और 16,000 हो गया आपका 40,000, ये हो गया आपका 40,000। तो आपको करना सिर्फ ये, इनको ऐड करना है, तो ऐड कितना हो जाएगा 35 लाख, 50 और 40 होता है 90, 35 लाख 90,000 आपका शेयर एट कैपिटल में आएगा। तो बैलेंस शीट में हम जाके शेयर कैपिटल में अमाउंट लिख देंगे 35,000, 35 लाख 90,000, 35,90,000, ये अमाउंट आ गया। और यही आपका आंसर है, देख लीजिए मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी किताब में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, और अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में जनरली पूछ सकता है, वैसे तो अभी तक नहीं पूछे गए रियलिटी ये है, पर अगर कोई भरोसा नहीं, अभी तो आधे बच्चे भरोसा में बैठे होंगे कोरोना आ जाए, पर आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, फ्यूचर में पढ़ाई कभी ना कभी तो काम आएगी, पढ़ा हुआ ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बिल्कुल सेम इस टाइप से, ये शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट, ऑफ सन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एज पर कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट के थ्रू आपको दिखाना है, दो चीजें दी हैं, जनरल रिजर्व्स और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, ये तो सिंपल सा है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना लीजिए, पहले आपको नाम लिखना है बैलेंस शीट, तो एज पर बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जैसी हेडिंग होती है बैलेंस शीट में, मेन हेड, सब हेड, वो सब आपको लिखना होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये याद रख सकते हैं आप, कि आप जो बैलेंस शीट में दिया है, आपको एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, दूसरा आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट के हिसाब से आपको मेन हेड और सब हेड पता होना है कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन तारीख दी है 31 मार्च 2018, तो 31 मार्च 2018 लिखेंगे, तो ऐसा आपको हेडिंग डालना है, एज ऑन 31 मार्च 2018, ये आपकी हेडिंग होगी। अंदर जो आप कॉलम बनाए इसमें आपको लिखना होता है पर्टिकुलर के बाद नोट नंबर, और फिर 31 मार्च 2018 यहाँ पे भी, तो 31 मार्च 2018। पहली सब जो मेन हेड आता है, पहला मेन हेड आता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को लिखा जाता है, और उसके लिए जो मेन हेड यूज होता है उसका नाम है आपका, उसके लिए जो मेन हेड यूज होता है उसका नाम है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में पहला एक लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, अमाउंट आएगा नोट नंबर 1, अमाउंट कितना लिखना है पता नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेशन के लिए फिर आपको एक फॉर्मेट बनाना है, जिसको लिखेंगे आपका नोट टू अकाउंट, जिसको आप लिखते हैं नोट टू अकाउंट नाम से। आप चाहे तो 2 कॉलम बना सकते हैं या सिंगल कॉलम बना लेंगे, ये अपने लिए कैलकुलेशन है, आपका मेन आंसर आपकी बैलेंस शीट होती है। तो नोट टू अकाउंट आपको केवल शो करना होता है कि मैं किस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एक दिया आपको जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अमाउंट कितना 8 लाख क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से हम लेस करते हैं, डेबिट बैलेंस दिया है क्योंकि इसलिए लेस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये कौन सा बैलेंस दिया आपको, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको लेस करना है आपको, बस इतना सा काम है। अमाउंट है इसका लेस करने वाला 3 लाख, तो ये अमाउंट आ गया आपका टोटल कितना 5 लाख, तो ये 5 लाख जो है यही आपका आंसर होगा। देखिए किताब में चलते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया 5 लाख, तो 5 लाख आपको यहाँ पे लिख देना है, बस इतना सा काम है आपका, ये आपका आंसर हो गया।
रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख आया था, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया, 5 लाख आ गया। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन 9 भी पूरा होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 भी सिंपल सा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा कैसे ही है ना, आपको सिर्फ कितना चेंजेस करना है वो देख लो। लिखा है शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ हीरो लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018 एज पर कंपनी 2013। अमाउंट दिया जनरल रिजर्व 6 लाख। 6 लाख मतलब यहाँ पे आपको जीरो लगा के नहीं दिया और कुछ बात नहीं है, बस सिंपल सी कहानी है। और स्टेटमेंट और डेबिट एंड लॉस का दिया आपको 15 लाख। ये कितना है, 15 लाख। इन लाख में चल रही देखिए ऊपर लिखा है इन लाख, तो 6 और 15 दिया, मतलब इस दोनों का अमाउंट लाख में है। ओके, तो ये आपकी कहानी होगी। अब इसको अपन चलते हैं कहाँ पे लेके, आपको ये डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया। तो आपको इसके लिए बनाना है एक तो बैलेंस शीट और एक जनरल रिजर्व का स्टेटमेंट। तो जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, मैं वही का वही आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको चेंजेस जो करना है वो अमाउंट में करना है बस, है ना। तो आप अमाउंट काट देना, आप लोग फिर से लिखना, मैं केवल काट रहा हूँ, है ना, आप लोग मत करना ऐसा। आपको क्या करना है, सारी चीज पूरी लिखनी है, बस अमाउंट में बदलाव आएगा। तो अमाउंट में बताया तो नया कितना है, तो जनरल रिजर्व का जो नया अमाउंट दिया है वो दिया आपको 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए इस तरफ लिख देते हैं इस बार। आप इस बार ये कॉलम बनाना ही मत, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 कॉलम बना लो काफी है। एक अमाउंट का एक पर्टिकुलर एक अमाउंट, 2 कॉलम बना लेंगे वो भी काफी है। तो एक दिया 6 लाख और एक दिया डेबिट बैलेंस आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो दिया आपको 15 लाख। तो 15 लाख के लिए 5 जीरो लगा दिए। अब जब माइनस करेंगे तो ये अमाउंट आएगा कितना, देखिए 15 में 6 में से 15 मतलब 15 में 6 कर सकते हैं, बड़े में तो कर नहीं सकते। तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 9 लाख। तो रिजर्व में आप जाएंगे वहाँ बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आपने जो बना हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें आप सीधे लिख देंगे 9 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो इसका आंसर मैं आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए इतना सा अमाउंट चेंज करना लास्ट क्वेश्चन से बस। तो अमाउंट आंसर बुक में दिया है क्या, ये दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस 9 लाख रुपए दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा होता है। मैंने जल्दी कर दिया, आप लोग लिख लेना कॉपी में भैया, ये जगह थी खाली छोड़ दी हमने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर ऑफ टेलर कंपनी लिमिटेड, ओके दर्जी है as on 31 March 2018 prepare balance sheet in accordance to Company Act 2013। तो आप बनाना है आपको बैलेंस शीट अच्छे से, क्योंकि आपको 4-5 चीजें दी हुई, 6 चीजें दी हैं। और ये दिया बुक के पेज नंबर 477 पे, मतलब 477 पे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं जरा इसके लिए बैलेंस शीट। आपको सबसे पहले दिया स्टॉक इन ट्रेड, इसके बाद दिया कैश इन बैंक, बिल रिसीवेबल, गुडविल, लूज टूल्स एंड मोटर व्हीकल्स। तो अपन सबसे पहले आपका जो बैलेंस शीट में आता है वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही बनाना आपको, है ना, जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है। तो पर्टिकुलर यहाँ हो जाता है आपका नोट नंबर। इसके बाद आप लिखते हैं अमाउंट। तो पहला आपका क्या है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट आता है आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे एसेट्स। तो जैसा आपकी बैलेंस शीट ओरिजिनल में बनती है वही बैलेंस शीट आपको पूरी लिखनी है, भले उसका अमाउंट कुछ ना दिया हो। और सेकंड नंबर पे जो बनते हैं वो बनते हैं आपके एसेट्स। तो डायरेक्ट अपन एसेट्स बना रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे आपको क्या दिए हैं, एसेट्स ही हैं। तो एसेट्स, फिर लिख देंगे आप इसके अंदर, ये होगा मेन हेड, फिर लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में पहला आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में जो हो गया आपका क्या, मेन हेड। इसके बाद आपने लिखा मेन हेड में आया आपका ये सब हेड, इसको कहा जाता है सब हेड। तो सब हेड में फिक्स्ड एसेट्स में भी कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे कि आपको क्या दिया है फिक्स्ड एसेट में। थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में आपको समझा देता हूँ जरा क्या क्या होता है। तो हमने जो कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर चुके हैं, अब वो काम कहाँ आते हैं वो देखिए, यहाँ काम आते हैं। तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। मोटर व्हीकल टेंजिबल है, मोटर व्हीकल टेंजिबल है। इसके बाद लूज टूल इन्वेंट्री में होता है। इस तरफ आते हैं स्टॉक इन ट्रेड, ये भी इन्वेंट्री है। बिल रिसीवेबल, ये ट्रेड रिसीवेबल है। ये कैटेगरीज हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन करे थे उसमें देखी थी। कैश इन बैंक, तो कैश इन बैंक भी आपका किस में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो कैश में ही आता है, कैश इक्विवेलेंट या कैश कह सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबका नाम पता होगा तो आप सब हेड के अंदर आप फिट कर पाएंगे।
तो ये फिक्स एसेट्स हो गए। फिक्स एसेट्स में कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया आपको, एक तो टेंजिबल लिखा हुआ है, एक आपके पास इंटेंजिबल, दो टाइप के एसेट्स दिए हुए हैं। तो दोनों का आपका नाम लिख लेना, अमाउंट तो आप बाद में कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि हम करते थे नोट टू अकाउंट करके, उसमें कैलकुलेट करते हैं ना। तो पहले आप केवल नाम लिख लो, तो टेंजिबल एसेट्स, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स के बाद आप लिखेंगे सेकंड, मार्कर का पॉइंटर घूम गया, हाँ जी, तो द्वितीय नंबर पे करेंट एसेट्स, सेकंड नंबर, द्वितीय मतलब सेकंड है ना, हिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बचपन में पढ़े, 2 साल से तुम पढ़े ही नहीं ना, मैं तो भूल गया था। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज, और आपका क्या दिया मैंने नाम, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारे करंट एसेट्स में आते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल, और एक और जो नाम दिया था वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। तो इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे अभी, है ना। तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या बनाना होता है, इसके लिए हमें बनाना होता है नोट टू अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके लिए हमें बनाना होता है नोट टू अकाउंट। इसमें हम लिखते हैं 2-3 चीजें, जैसे कि पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब जो भी हम करने वाले हो, यहाँ लिखते हैं हम अमाउंट, और साथ में लिखते हैं एक और अमाउंट। सबसे पहला आता है फिक्स्ड एसेट्स, सबसे पहला आता है प्रथम नंबर पर फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को मैं एफ लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इसके अंदर पहला एक चीज आएगा टेंजिबल, टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स कौन सा है, तो अंदर शॉर्ट ये अपने लिए ना, तो साथ में आप लिख सकते हैं मोटर व्हीकल। अगर 2-3 दिए हो तो नीचे लिखिएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल दिया आपको, कितना अमाउंट है इसका, 2 लाख, चलिए 2,80,000 कुछ, हाँ 2,80,000 दिया है, 2,80,000। और गुडविल दिया आपको 30,000, हमें ऐड करना होगा इसलिए मैं साथ में देख लिया। मोटर व्हीकल दिया आपको 2,80,000 का, साथ में आपको दिया है इनटेंजिबल एसेट, तो द्वितीय नंबर पे, सेकंड नंबर पे इन टेंजिबल, टेंजिबल स्पेलिंग देख लेना भैया, इनटेंजिबल एसेट्स, ये आपका क्या है, गुडविल। और गुडविल जो है वो है आपका 30,000। तो टोटल अमाउंट हो जाता है आपका 0,000,083,11 और 3,10,000, 3,10,000 हो गया। तो चलिए दूसरा, अगर ये टोटल ना भी करें तो भी काम चल जाता है, क्योंकि एसेट्स में टोटल सबसे आखिरी में लिखा जाता है। आपने अगर बैलेंस शीट ध्यान से देखेंगे तो टोटल कर लिया तो भी ठीक है, नहीं कर लिया तो भी ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ कई बार, लेकिन बस बता रहा था आपको, है ना। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चालू होती है कहानी, वो होती है इन्वेंट्री। इसके बाद आपके लिखेंगे इन्वेंट्री, जैसे कि आपने बैलेंस शीट में लिखा था, तो उस हिसाब से चलते हैं। तो ये टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, अब इन्वेंट्री लिख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा पहले आप बैलेंस शीट लिख लो, तो पहले आप क्या लिख लें, बैलेंस शीट, तो इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज जो है वो है स्टॉक इन ट्रेड और स्टॉक इन ट्रेड, और एक और जो दिया है आपको इन्वेंट्री में, वो दिया आपको लूज टूल्स। तो इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड है 1,40,000, लूज टूल है 12,000। स्टॉक इन ट्रेड और लूज टूल, तो स्टॉक इन ट्रेड है 1,40,000, और ये दिया आपको 12,000। इसका हम साथ में लिखना होगा क्योंकि इन्वेंट्री का हमने एक ही बनाया हुआ है, तो 1,52,000 आपका टोटल आ जाएगा। ऐसे ही पहले नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरे नंबर पे हम करेंगे फिर से नई कहानी, तो नया कलर का पेन। थर्ड है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल दिया आपको कि सीधा सीधा 1,00,000, 1,00,000 लिख देंगे। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका, फोर्थ नंबर पे अपन क्या लिखेंगे, फोर्थ नंबर पे कैश इन बैंक था जो, इसको लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर में। तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ नंबर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो ये अमाउंट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, इसका अमाउंट दिया आपको 1,35,000। तो ये आपके सारे अमाउंट हो गए। चलिए भर लेते हैं भैया। कहाँ भरना है, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लिखा था, तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों अलग अलग हैं, तो वहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए
तो लिखते जाइए, ये आ जाएगा टेंजिबल एसेट्स आपके आ गए हैं 2,80,000। फिर इंटेंजिबल एसेट्स 30,000। करंट एसेट्स में क्या क्या है? करंट एसेट्स में सबसे पहले है आपका 1,52,000। फिर हमने निकाला कितना? 1,00,000। ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 निकाला है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने 1,35,000 का निकाला है। तो 1,35,000 का ये सारे हमने जो कैलकुलेशन करे वो इसी ऑर्डर में हमने बैलेंस शीट में फिट कर दिए। ये आपका आंसर होगा, इतना ही करना था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्रीज का आंसर दिया है सिर्फ 1,52,000, तो इन्वेंट्रीज 1,52,000 तो आई है, ये लिखा। बाकी सारे आंसर भी अपन ने निकाल ही लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है, ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आपको रूल फॉलो करना है। वो रूल ये है कि आपको बैलेंस शीट आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में आपको केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। मतलब इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर आगे तक आप बोलेंगे सर 22 तक भी करवा दीजिए, तो आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड ने आज तक इन क्वेश्चंस को कभी पूछा नहीं है और ना ही कभी पूछेगा। तो जितने अभी तक अपन ने क्वेश्चन करे, हो सकता है उसमें से पूछे, उसकी भी चांसेस बहुत कम है। आपको उसके अलावा थ्योरी पढ़ना है इस चैप्टर से। क्या पढ़ना भी है? थ्योरी पढ़ना है। तो आप थ्योरी पार्ट पे ज्यादा फोकस करें। इसके अलावा क्वेश्चन 1 से लेकर तो 11 तक अपन ने जो करे हैं वो पढ़िए, और बाकी आप क्या याद करें? थ्योरी याद करें। तो इतना ही करना है इस चैप्टर में, ठीक है? इसके अलावा अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, है ना? अगर मेरा पढ़ाया आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।